अनुराग स्क्रिप्ट को देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहता है, ये कैसे हो सकता है? अनुराग एकटक नजर से स्क्रिप्ट को ही देखे जा रहा था, जैसे उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा हो कि उसने अपने हाथ में जो स्क्रिप्ट पकड़ी हुई थी वो उसने खुद टाइप करी थी। उस स्क्रिप्ट की हेडिंग मात्र को देखकर ही अनुराग दंग रह गया था। अनुराग ने अपने हाथ में जो स्क्रिप्ट पकड़ी हुई थी, अनुराग उसकी हेडिंग पढ़ते हुए खुद से कहता है, भक्षानर कौन है? अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने भक्षानर के बारे में कैसे लिख दिया? मैं तो दूसरा अध्याय अघोरी पर लिखने वाला था, आगे की कहानी उससे शुरू करने वाला था, फिर मैंने भक्षानर के बारे में कैसे लिख दिया? अनुराग परेशान होते हुए खुद से कहता है, मेरी तो यही बात समझ नहीं आ रही है कि मैंने भक्षानर के बारे में कैसे लिख दिया। मुझे तो भक्षानर के बारे में कुछ पता नहीं चला था कि वो कौन है, कहाँ से आया था, उसका क्या वजूद था, फिर इतना सब मैंने कैसे लिख दिया? अनुराग अपना दिमाग चलाते हुए खुद से कहता है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आने वाला अनुराग, अगर कुछ समझना है तो सबसे पहले तुझे इसे पढ़ना पड़ेगा। अनुराग स्क्रिप्ट को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, जरा देखो तो सही इसमें मैंने लिखा क्या है, कहीं हेडिंग कुछ और डालकर अंदर कुछ और तो नहीं लिख दिया मैंने? हाँ, एक बार पढ़ कर देखता हूँ, तब कुछ पता चलेगा। इतना कहकर अनुराग स्क्रिप्ट को पढ़ने लग जाता है। अनुराग जैसे जैसे स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। पढ़ते हुए वो और ज्यादा परेशान होते जा रहा था। अनुराग ने भक्षानर पर रात ही रात में 4-5 पेजेस लिख दिए थे, जो पूरी तरह भरे हुए थे। कुछ ही देर में अनुराग की पूरी स्क्रिप्ट पढ़कर खत्म हो जाती है। अनुराग उस स्क्रिप्ट की आखिरी लाइन मन में पढ़कर सोचते हुए खुद से कहता है, इसका मतलब भक्षानर का अस्तित्व अभी भी इस लोक में है, उसका अंश यहाँ पर मौजूद है। कुछ देर के लिए अनुराग खामोश हो जाता है। उसके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया था। भक्षानर के बारे में पढ़कर उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। जितना ज्यादा वो भक्षानर के बारे में जानकर शॉक्ड नहीं था, उससे ज्यादा वो ये सोचकर शॉक्ड था कि उसके हाथ में जो स्क्रिप्ट थी वो और किसी ने नहीं बल्कि उसने खुद लिखी थी। बल्कि उसे तो भक्षानर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो यही सोचकर परेशान हो रहा था कि उसने भक्षानर के बारे में इतना सब कुछ कैसे लिख दिया था। अनुराग दिन भर इसी बात को लेकर परेशान रहता है, पर कुछ सोच नहीं पाता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि उसने वो स्क्रिप्ट कैसे टाइप कर दी थी। उसे तो ये भी याद नहीं था कि जब उसने टाइपराइटर के ऊपर अपने हाथ रखे थे, उसके बाद से उसके साथ क्या हुआ था, उसने क्या क्या सोचा था और क्या क्या टाइप किया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे टाइपराइटर में ही कोई जादू हो, जिस कारण टाइपराइटर पर हाथ रखते ही उसे कुछ हुआ हो और उसने धड़ाधड़ टाइप करना शुरू कर दिया हो। अनुराग के अतीत में भी वही हो रहा था जो भविष्य में युग के साथ हो चुका था। युग को भी याद नहीं रहता था कि टाइपराइटर पर उसने कहानी कैसे टाइप कर दी थी। जब रात होती है तो आगे की कहानी लिखने के लिए अनुराग वापस से टाइपराइटर के पास अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। अनुराग अभी भी बीती रात को जो उसने स्क्रिप्ट टाइप करी थी उसी को लेकर परेशान था। उसके अभी तक समझ नहीं आया था कि उसने वो स्क्रिप्ट कैसे टाइप कर दी थी। अनुराग ने अपने हाथ में वही स्क्रिप्ट पकड़ी हुई थी। अनुराग उस स्क्रिप्ट को देखते हुए कहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये स्क्रिप्ट मैंने कैसे लिख दी? जब कुछ और देर तक अनुराग कुछ नहीं सोच पाता है तो वो समझ जाता है कि कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब वक्त आने पर ही मिलते हैं, ऐसे एकदम से नहीं मिलते हैं। उनके बारे में सोचना बस अपना वक्त बर्बाद करना है और कुछ नहीं। अनुराग अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाते हुए कहता है, खैर छोड़ो, अगर उसके बारे में सोचते रहा तो फिर सोचते ही रह जाऊंगा, मैं आगे की कहानी नहीं लिख पाऊंगा। अब आगे देखता हूँ कि क्या लिखना है। अनुराग भक्षानर के स्क्रिप्ट के बारे में सोचते हुए खुद कहता है, वैसे इस अध्याय में भक्षानर के बारे में काफी अच्छी जानकारी है, अगर ये मैंने अपनी किताब में लिख दिया तो मजा आ जाएगा। पर अचानक से अनुराग डर जाता है। आगे की बात अनुराग एक खौफ के साथ कहता है, पर मैंने यक्षिणी से कहा था कि मैं उसकी किताब में भक्षानर के बारे में कुछ नहीं लिखूंगा, अगर मैंने इसके बारे में लिख दिया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। अनुराग फिर सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे, भक्षानर के बारे में अपनी किताब में लिखे या नहीं। अनुराग एक नाराजगी के साथ खुद से कहता है, पर फर्क क्या पड़ता है, यक्षिणी तो वैसे ही मुझे छोड़कर जा चुकी है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब भक्षानर के बारे में लिखने से उसे कोई दिक्कत होगी। अनुराग एक फैसला लेते हुए कहता है, मैं अब अपनी किताब में भक्षानर के बारे में जरूर लिखूंगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि भक्षानर मेरी कहानी की जान है।
वही है असली खलनायक। इतना कहकर अनुराग उस स्क्रिप्ट को साइड में रखता है, टाइपराइटर में फिर कुछ नए ब्लैंक पेजेस लगाता है और एक नई सिगरेट जलाकर सोचने लग जाता है कि वो आगे कहानी में क्या लिखे। अनुराग सिगरेट के हर कश के साथ कहानी के बारे में सोचते जा रहा था। वो एकटक नजर से टाइपराइटर पर लगे ब्लैंक पेजेस को ही देखे जा रहा था। जैसे ही सिगरेट का आखिरी कश अनुराग अपने अंदर खींचता है, उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अपने दोनों हाथ फिर टाइपराइटर की बटनों पर जमा देता है। अनुराग फिर से टाइप करने लग जाता है। अनुराग लगातार टाइप करते जा रहा था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनुराग की उंगलियां टाइपराइटर पर धड़ाधड़ चलते जा रही थी, जैसे उसके मन में एक के बाद एक बातें आती जा रही हो और वो टाइप करते जा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे टाइपराइटर खुद चल रहा हो। अनुराग ने उसके बटनों पर बस अपना हाथ रखा हुआ हो। टाइप करते करते ही अनुराग की कब आंख लग जाती है उसे कुछ पता नहीं चलता है। जब सुबह होती है, अनुराग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके हाथ टाइपराइटर की बटनों पर रखे हुए थे और टाइपराइटर के अंदर एक और स्क्रिप्ट टाइप करके लगी हुई थी। आंख खोलते ही अनुराग सबसे पहले उस स्क्रिप्ट को टाइपराइटर के अंदर से निकालता है। जब अनुराग उस स्क्रिप्ट की हेडिंग पढ़ता है तो उसके चेहरे पर फिर वही एक्सप्रेशन आ जाते हैं जो पिछली वाली स्क्रिप्ट को पढ़कर आए थे। उस स्क्रिप्ट का टाइटल पढ़कर भी अनुराग के होश उड़ गए थे। वो दंग रह गया था। वो स्क्रिप्ट को ऐसे देख रहा था जैसे वो स्क्रिप्ट उसने नहीं बल्कि किसी और ने टाइप करी हो। अनुराग उस स्क्रिप्ट का टाइटल पढ़ते हुए खुद से कहता है, महाडायन कौन थी और उसका अभिशाप। इतना कहकर अनुराग खामोश हो जाता है। वो एक शब्द तक नहीं बोल पाता है। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। अनुराग परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाता है, मैं तो मायाधारी के बारे में लिखने वाला था, मैंने महाडायन के बारे में कैसे लिख दिया। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं सोच कुछ और रहा हूँ और लिख कुछ और। कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अनुराग फिर से परेशान होने लग जाता है। उसकी नजर स्क्रिप्ट पर ही टिकी हुई थी। उसके मन में एक बार फिर वही बात आने लग जाती है कि क्यों न स्क्रिप्ट को पढ़कर देखे कि आखिर इस बार उसने महाडायन के बारे में क्या लिख दिया। अनुराग खुद से बड़बड़ाता है, पढ़कर देखता हूँ इसमें लिखा क्या है। इतना कहकर अनुराग उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे वो स्क्रिप्ट को पढ़ते जा रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। महाडायन के बारे में भी पढ़कर अनुराग दंग रह गया था। अनुराग जब स्क्रिप्ट पढ़कर खत्म करता है तो एक पल के लिए वो खामोश हो जाता है, जैसे उसने स्क्रिप्ट में कोई ऐसी बात पढ़ ली हो जिस पर विश्वास करना नामुमकिन हो। अनुराग हैरानी के साथ खुद से कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि महाडायन का अस्तित्व भी अभी तक इस लोक में है, उसका अंश यहाँ पर मौजूद है। अनुराग महाडायन के बारे में कुछ और सोच पाता उससे पहले ही अनुराग को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था, जिस कारण उसकी आवाज अनुराग के कमरे तक आ रही थी। अनुराग खुद से बड़बड़ाता है, ये सुबह सुबह कौन आ गया? जरूर बल्लू काका ही आए होंगे, उनके सिवा मुझसे मिलने आता ही कौन है? एक वही तो है जो मेरा हालचाल पूछते रहते हैं, वरना औरों को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। इतना कहकर अनुराग महाडायन की स्क्रिप्ट को टेबल पर ही रखता है और दरवाजा खोलने के लिए नीचे जाने लग जाता है। जब वो नीचे हॉल में पहुंचता है तो देखता है कि अभी भी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था। अनुराग दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, आ रहा हूँ बल्लू काका, आपसे आज सब्र नहीं हो रहा है क्या जो दरवाजा ठोके जा रहे हैं? धीरे ठोकिए, कहीं आप दरवाजा न तोड़ दें। जब अनुराग दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजा खोलता है तो उसे सांप सूंघ जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजे पर कोई और नहीं, चित्रा खड़ी हुई थी। चित्रा ने काली साड़ी पहनी हुई थी और अपने बालों का जूड़ा बांध कर रखा हुआ था। अनुराग चित्रा को एकटक देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, चित्रा तुम यहाँ? चित्रा अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हाँ अनुराग, मैं। अनुराग खामोश खड़ा रहता है। चित्रा अनुराग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर इतना शॉक्ड क्यों हो गए? अनुराग जवाब देता है, शॉक तो होऊंगा ही ना चित्रा, तुम एकदम से यहाँ कैसे? चित्रा अनुराग की बात को काटते हुए कहती है, सिर्फ मैं नहीं अनुराग, मेरे साथ कोई और भी आया है। इतना कहकर चित्रा राइट साइड में खिसक जाती है। जैसे चित्रा राइट साइड में खिसकती है, अनुराग देखता है कि चित्रा के पीछे कोई और नहीं बल्कि युग खड़ा हुआ था, जो कि बड़ी प्यार भरी नजरों से अनुराग को देखे जा रहा था। जब अनुराग युग को देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो तुरंत युग को अपने गले लगाता है और उसे चूमने लग जाता है।
कुछ देर तक अनुराग युग से लिपटा ही रहता है, उसे प्यार करते रहता है। अनुराग युग से पूछता है, तुम कैसे हो युग बेटा? युग पलट कर कहता है, मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? अनुराग युग की पीठ को सहलाते हुए कहता है, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ युग बेटा, पर अब तुम आ गए हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। युग या अनुराग में से कोई कुछ कहता उससे पहले ही चित्रा अनुराग पर फिर तंज कसते हुए कहती है, बातें अभी भी अच्छी कर लेते हो अनुराग, कि कोई भी तुम्हारी बातों में आ जाए, पर तुम्हारे बेटे को क्या पता कि तुम बस बातें अच्छी कर सकते हो, कोई काम नहीं। अनुराग पलटकर कुछ नहीं कहता है। वो नहीं चाहता था कि इतने दिनों बाद जब वो मिल रहे हैं तो मिलते ही उनके बीच झगड़ा हो, इसलिए वो बात को पलटते हुए कहता है, तुम यहाँ एकदम से युग को लेकर कैसे आ गई चित्रा? चित्रा अनुराग को गुस्से से घूरते हुए कहती है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या अनुराग? अनुराग बड़े नर्म लहजे के साथ कुछ हिचकिचाते हुए कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था चित्रा, मैं तो बस पूछ रहा था, अचानक से बिना बताए, कोई खबर दिए बिना तुम युग को यहाँ। अनुराग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही चित्रा उसे बीच में टोकते हुए कहती है, खबर देने की कोशिश करी थी मैंने, पर तुम मेरा कॉल उठाओ तो तुम्हें बताऊं ना कि मैं युग को लेकर आ रही हूँ, पर तुम तो कॉल उठाने की जगह मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ जाते हो। एक बार सोचते तक नहीं हो कि सामने वाला किसी बड़ी मुसीबत में हो सकता है। चित्रा की ये बात कहते ही अनुराग को याद आता है कि 2 दिन पहले उसे चित्रा के कई कॉल आए थे, पर वो यक्षिणी के बारे में सोचकर परेशान था। उसका किसी से भी बात करने का जरा भी मन नहीं था, इसी वजह से उसने चित्रा का कॉल नहीं उठाया था। अब उसे पता चल रहा था कि चित्रा उसे कॉल क्यों कर रही थी, क्योंकि वो उसे बताना चाहती थी कि वो उससे मिलने के लिए युग को लेकर आ रही है। अनुराग चित्रा से झूठ बोलते हुए कहता है, वो चित्रा, मेरा मोबाइल साइलेंट पर था ना, इसलिए नजर नहीं पड़ी, और फिर उसके बाद मैं कहानी लिखने में इतना मगन हो गया कि उसे चार्जिंग पर लगाना ही भूल गया और वो रखे रखे स्विच ऑफ हो गया। चित्रा अनुराग को घूरते हुए कहती है, बहाने अभी भी अच्छे बना लेते हो अनुराग, मोबाइल खराब हो गया था या मुझसे बात करने का मन नहीं था तुम्हारा? अनुराग खामोश खड़ा रहता है। चित्रा फिर बोल पड़ती है, लगता है अभी तक तुमने प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखा नहीं है अनुराग, उनसे भागते ही आ रहे हो, तुम अभी भी डरपोक के डरपोक ही हो। चित्रा की ये बात सुनकर अनुराग को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी गुस्से के साथ ही कहता है, तुम यहाँ मुझे इतनी दूर ताने ही देने आई हो क्या चित्रा, जो आते से ही तुमने फिर मुझे ताने देने शुरू कर दिए, मुझे मेरी नाकामियां गिनाने लग गई? चित्रा पलट कर कहती है, ताने देने के लिए नहीं आई हूँ अनुराग, बल्कि जानने के लिए आई हूँ। अनुराग अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए कहता है, जानने के लिए आई हो, पर क्या? चित्रा अनुराग पर आरोप लगाते हुए गुस्से के साथ कहती है, यही कि तुमने मेरे बेटे युग पर कौन सा काला जादू किया है। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? काला जादू? सदियों से है पुरानी